नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आपको इस हफ्ते के बारे में तो बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में इस हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते आपको क्या रणनीति बनानी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपने सवाल भेजें और अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। और अगले हफ्ते आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स और एग्री मार्केट में क्या कुछ करना है ये भी बताएंगे। हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आज आपको गाइड करेंगे। सुगंधा सचदेव हैं, फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की, और चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम गोल्ड और सिल्वर से ही करेंगे। सुगंधा जी, क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है? क्या अगले हफ्ते भी ये तेजी जारी रहेगी क्या गोल्ड की? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड में एक यूफोरिक रैली देखने को मिल रही है, जहां इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड ने नए हाईज को टेस्ट किया है। $2600 पर आउंस की मार्क को भी गोल्ड ने टेस्ट किया है। सो ये लेवल्स हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसके साथ साथ जो मेजर कारण है जो गोल्ड के प्राइसेस को बॉय कर रहा है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट कट बाय द यूएस फेड आफ्टर 4 years, जहां इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस इकोनॉमी पिछले 23 साल के हाईज पे थे। तो मॉनेटरी ईजिंग का साइकिल अभी किक ऑफ हो गया है यूएस में। सो यही बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है, इवन दो इट वाज लार्जली अनएक्सपेक्टेड लाइंस, बिकॉज जब तक फेड की मीटिंग थी पहले चांसेस थे कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट होगा, बट टुवर्ड्स जब जैसे ही मीटिंग का डे आने वाला था ये चांसेस 67% तक बढ़ गए थे। और अभी देखें तो फेड ने एक सुपर साइज 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया है, और जो काफी पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए, बिकॉज इससे हम डॉलर इंडेक्स में काफी हद तक वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। और ये फैक्टर गोल्ड को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी काफी हद तक कम करता है, बिकॉज जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं गोल्ड को होल्ड करना इजी हो जाता है। और डॉलर इंडेक्स में भी जो करेंसी डीबेसमेंट देखने को मिल रही है, ये फैक्टर भी गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव है। मुझे लगता है नियर टर्म आउटलुक गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव है, इवन दो हम डोमेस्टिक मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइज नहीं देख रहे हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कट की थी उसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस अभी रिकॉर्ड हाइज के आसपास नहीं है। बट स्टिल इंटरनेशनल मार्केट्स में सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी मिडिल ईस्ट रीजन में काफी हद तक फिर से बढ़ रही हैं। ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को इंटैक्ट रख रहा है। सो मुझे लगता है आउटलुक नियर टर्म में गोल्ड के लिए फेवरेबल है। डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो 72,700 एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर एरिया रहेगा प्राइसेस के लिए। और अगर हम हायर साइड की बात करें तो प्राइसेस के टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 74,500 इन कमिंग डेज। सो मुझे लगता है गोल्ड में कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 73,200 बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 72,700 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 74,100 एंड देन 74,500। मेरी एडवाइस रहेगी कि कुछ टिप्स पे बाइंग करें, करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है, बट अगर आपका स्लाइटली पोजिशनल पर्सपेक्टिव है तो कुछ टिप्स की वेट कर सकते हैं और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इन लेवल्स पर नजर रखते हुए बाइंग की जा सकती है। इसके साथ साथ 74,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा प्राइसेस के लिए, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस रहेगी। इन केस प्राइसेस मैनेज टू क्लोज अबव दैट लेवल, मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में भी रिकॉर्ड हाईज फर्दर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब सीधे सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दर्शक काफी आ गए हैं। अमित है आगरा से, इनका सवाल है चांदी पर 88,450 रुपए पर चांदी इन्होंने एक लॉट लॉन्ग कर रखा है। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इनको? सुगंधा जी, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? अगले हफ्ते चांदी और तेज हो सकती है या आज निकल जाए, अच्छा फायदा हो रहा है इनको? विष्णु जी, एक बार 91,200 एक हर्डल की तरह एक्ट करेगा। सो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है 91,200 पे करनी चाहिए। फिर दोबारा से डिप्स मिलते हैं प्राइसेस में टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 88,500, दोबारा से एंट्री की जा सकती है। ओवरऑल अगर हम पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो चांदी के प्राइसेस मुझे लगता है 87,000 के मार्क को होल्ड करेंगे नियर टर्म में, और 92,800 से 94,000 तक के लेवल्स दोबारा से देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बट अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो 91,200 के लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करें और दोबारा से डिप्स की वेट करें और दोबारा से एंट्री की जा सकती है। तो ये व्यू है आपके लिए अमित जी को। अमित जी का सवाल एक बार चिंतन से भी समझ लेते हैं। चिंतन जी, आप बता दीजिए, 88,450 के लेवल पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, प्रॉफिट में है, निकल जाए या अगले हफ्ते तक वेट कर सकते हैं? एसएल भी बता दीजिएगा, स्टॉप लॉस क्या लगा ले?
मुझे लगता है चांदी के अंदर इनको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखो तो आप दिसंबर का देखोगे तो वो 82 के करीबन आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बार यहाँ पे चांदी के अंदर भले उनको 1500 रुपए ही मिल रहे हैं, बट उनको बुक कर लेना चाहिए। और अगर उनका व्यू तेजी की तरफ और बन रहा है तो उसको कन्वर्ट करके गोल्ड में चले जाए, और गोल्ड आप नवंबर में परचेस कर सकते हो। इंडिया के अंदर गोल्ड वैसे भी इंटरनेशनल पैरिटी से डिस्काउंट पे चल रहा है, तो गिरावट आने पे उसमें कम गिरावट आएगी। और अगर चांदी में ही आप होल्ड करना चाहते हो तो उनका जो बाइंग प्राइस है अराउंड 88,000 के करीबन, वही उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में आपको एक बार के लिए 91 और 91,500 पे अच्छी खासी सेलिंग मिल सकती है कमिंग 1 या 2 वीक के अंदर। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ रोशन फेरवानी है कटनी एमपी से। एक लॉट गोल्ड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 73,450 रुपए पर। अब क्या करना चाहिए चिंतन? क्या इन्हें शॉर्ट की पोजीशन से निकल जाए या इनको मौका मिलेगा? बिकॉज बहुत दूर नहीं है मार्केट प्राइस इनके शॉर्ट के भाव से। विश्व मोहन जी, आपने एकदम परफेक्ट बताया, ये बहुत नजदीक है। बट मगर आप हमको पूछे, वी एट एबेंस वी नेवर बिलीव इन शॉर्टिंग गोल्ड। अगर आपने देखा हो तो अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस हर बार इंडिया में तो बढ़ ही जाते हैं, और इतना ड्यूटी कट होने के बाद भी ये 74,000 के नजदीक है। और मुझे लगता है जब ये इंटरेस्ट रेट कट का सिनारियो आ चुका है तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इनको शॉर्ट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं है, और अगर वो शॉर्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको 74,500 या 75,000 का कॉल बाई कर लेना चाहिए, ताकि उनको अनलिमिटेड लॉस ना हो। अगले दर्शक हमारे साथ विनोद कुमार है। कच्चे तेल में क्या करें, उनका सवाल है। सुगंधा जी, क्या करना चाहिए विनोद जी को कच्चे तेल में? जी अगर देखें तो कुछ फैक्टर्स जरूर पॉजिटिव हुए हैं क्रूड ऑयल के लिए। इन्वेंट्रीज हैव फॉलन टू 1 ईयर लो, और मिडिल ईस्ट में टेंशन जो दोबारा से रिवाइव हुई है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से इस करंट क्वार्टर में 4 लाख बैरल्स पर डे तक का भी डेफिसिट हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कुछ हद तक रीबाउंड आते हुए देखा है, और मुझे लगता है ये रीबाउंड बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। 6035 से 6050 के लेवल पर डोमेस्टिक मार्केट में मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो मेरी एडवाइस रहेगी क्रूड ऑयल में हायर लेवल्स पर शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6000 शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6125 ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 5835 से 5800 ऑड लेवल्स आने वाले दिनों में। हाउएवर हैविंग सेड 5650 क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। वहां से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट हम आते हुए देख सकते हैं। अगले दर्शक भी क्रूड पर ही हैं, पुनीत हैं पानीपत से। 2 लॉट क्रूड की पोजीशन है इनके पास। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। चिंतन जी, क्या इनको सलाह देंगे पुनीत जी को क्रूड में? क्रूड मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स है, और जो अभी जो अपना 5900 का लेवल एमसीएक्स पे चल रहा है, यहाँ से आप 5800 वगैरह लेवल पे आप बहुत अच्छा बाय कर सकते हो। और ये 5700 के करीबन इसका स्टॉप लॉस आप रख के ऊपर में 6200 तक का लेवल आप देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कटौती आ चुकी है। और हमने बार बार देखा है कि ओपेक एक लेवल के आने के बाद उनका सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और वहीं से क्रूड को बाय मिल जाता है। मिडल ईस्ट में अभी भी टेंशन बनी हुई है, वो कोई सॉल्व हुआ नहीं है। और अगर आप प्राइस लेवल देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में भी $70 के करीबन आ चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसको बाय करके चलना चाहिए। कॉल वगैरह आप बाय करके चलो तो बहुत ही बेटर रहेगा। वी एट एबेंस ऑलवेज बिलीव कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। क्रूड अभी बाय ऑन डिप्स के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा पोजीशन अभी से करंट लेवल से बना के नीचे में और एवरेज करके ऐड करे तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रॉफिट बनाने की। दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में आगे क्या लग रहा है? सुगंधा जी, कॉपर में इनको क्या सलाह देंगी आप? विश्वमोहन जी, अगर हम करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 801 के लेवल पर प्राइसेस ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, और वहीं से हमने एक अच्छी रैली आते हुए देखी है। मुझे लगता है अभी भी डिप्स मिलते हैं करंट कॉन्ट्रैक्ट सितंबर सीरीज में। आप 810 से 811 के लेवल पर कॉपर में बाइंग करके चल सकते हैं। 801 का स्टॉप रहेगा। हाई साइड में 820 फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, और अगर 820 ब्रेक हो जाता है तो 832 तक की रैली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम अक्टूबर सीरीज की बात करते हैं, वहां पर भी मेरी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी ऑन स्मॉल डिप्स एट अराउंड 822 लेवल्स। 814 का स्टॉप लॉस रखें,
और 833 तक के टारगेट्स ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में अगर हम देखें तो मैंने लास्ट शो में भी मेंटेन किया था, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुके हैं। उस टाइम वी हैड गिवन अ कॉल एट लेवल्स ऑफ अराउंड 785 लेवल्स, और वहीं से हमने एक अच्छी अपसाइड आते हुए देखी है। अभी काफी ज्यादा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि चाइना अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कुछ मेजर्स लेके आएगा और होम बायर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशंस लेके आएगा, जिससे कॉपर की डिमांड काफी हद तक बढ़ सकती है। इसके साथ साथ यूएस हाउसिंग मार्केट में भी काफी ज्यादा डिमांड पिकअप करने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स इन द यूएस। ये फैक्टर भी कॉपर के प्राइसेस के लिए सपोर्टिव रहेगा। और जाम्बिया की साइड से, की सप्लायर की साइड से सप्लाई भी कुछ हद तक हर्ट हो रही है, और ये फैक्टर भी कॉपर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है डिप्स पर कॉपर में बाइंग की एडवाइस रहेगी। कुछ टिप्स आते हैं, अक्टूबर सीरीज में बाइंग करके चले। अगले दर्शक हमारे साथ महेश हैं इंदौर से। जीरा और चांदी में क्या करे जाना चाह रहे? जीरा आप ट्रैक तो नहीं करते होंगे चिंतन जी? मैं ट्रैक नहीं करता। यस। ओके, तो जीरे को लेकर खबर यही है कि त्योहारी डिमांड का वहां पर जीरे को फायदा मिल रहा है, और हाजिर में डिमांड थोड़ी बढ़ी है, उससे दाम बढ़े हैं। लेकिन आगे अब क्या होगा, अगले हफ्ते आपको जरूर इस पर राय लेकर आएंगे। लेकिन चांदी पर एक बार फिर से आप बता दीजिए चिंतन, क्या करना चाहिए इनको, महेश जी को, चांदी में? चांदी एट करंट लेवल मुझे लगता है कि एक बार के लिए अगर रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है वो 82 पे आया और गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका पोजीशन बाई है और आपको पैसे मिल रहे हो तो थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, और अगर आपको 85 और 84,000 के लेवल वापस दिखे तो दैट वुड बी अ ग्रेट लेवल टू एंटर सिल्वर अगेन। बट एक बार के लिए 90 और 92,000 के बीच में आपको आपका पोजीशन हल्का कर लेना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार में अच्छी तेजी दिखनी फिर से शुरू हो चुकी है। ग्वारगम का वायदा 11,000 के ऊपर पहुंच चुका है। ग्वार सीड की अगर बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक तेजी आ गई है, 55-50 के ऊपर पहुंच चुका है। अक्टूबर का वायदा, अच्छी तेजी अब यहां पर दिख रही है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या ग्राउंड की स्थिति है, खेती के क्या हाल है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश गुप्ता हैं, ग्वार के सर्वेयर भी हैं। बताइए महेश जी, क्या रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड की, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह की फसल है सर उधर? महेश जी, आपसे मेरा सवाल था। हाँ जी, बोलिए सर। सर, ग्वार की फसल की क्या रिपोर्ट है सर? सर, ग्वार की फसल में सर अभी जो है, पिछले साल गंगानगर हनुमानगढ़ में अच्छी एरावल बन गई थी, लेकिन अब की बार फसल वहां पर कमजोर होने से वहां पर अभी मूंग की आवक बढ़ी है। 5,000 बोरी समथिंग मूंग आ रहा है, लेकिन 2-4 डेरियां समथिंग ग्वार की आ रही है। मैंने पिछले बार आपको बताया था कि ग्वार की जो स्थिति है वहां पर बहुत कमजोर है नहरी क्षेत्र में, और पिछले साल उतारा 5 से 6 बोरी था। अब की बार 1.5 से 2 बोरी से 3, मतलब 2 से 3 बोरी लास्ट दिखता है सर, इससे ज्यादा उतारा नहीं बैठ पाएगा। इसके अलावा सर ये जो हनुमानगढ़ मतलब नहरी क्षेत्र है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये रावला, घड़साना, खाजूवाला और मेड़ता, इनमें पानी ज्यादा गिरने से नुकसान काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हुआ है। इसके अलावा जयपुर और आपका क्या बोलते हैं अजमेर, इधर भी पानी अच्छा गिरने से सर नुकसान काफी हो चुका है। की बात आप कर रहे हैं दोनों क्षेत्र में, नहरी और बरानी दोनों में, तो क्या लग रहा है उत्पादन किस तरह का रह सकता है सर इस बार? ठीक है, इस बार सर पिछले साल की अपेक्षा उत्पादन सर पिछले साल से नहरी क्षेत्र में आधा रहेगा, और बिरानी क्षेत्र में अब की बार जो सर है ना, कहानी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है। ओके, यानी आपको लग रहा है कि फसल पिछले साल से कमजोर रहने का आपका अनुमान है। हालांकि जितने भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं सबकी राय अलग अलग राय है, लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी है। लोग अभी तक ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितनी फसल एग्जैक्टली है। अब देखते हैं अक्टूबर में इसका पता लगेगा, फिर आगे आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला महेश जी, और ग्वार पर आपने अपनी राय रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटीज़ का रुख करते हैं और अब बात करते हैं मेटल्स पे चिंतन जी से। चिंतन, मेटल में आपकी अगले हफ्ते के लिए अगर टॉपिक की बात करें तो आपको क्या पसंद आ रहा है? कहाँ आपको लग रहा है कि दाव लगाना चाहिए, अच्छी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं, आज गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? मुझे लगता है कि बेस मेटल में जब तक चाइना में कुछ कॉन्क्रीट रिवाइवल नहीं आता है तो बेस मेटल के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं आ सकती है।
क्योंकि हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट 50 पैसा इन्होंने घटा दिया फेडरल रिजर्व ने, और गोल्ड सिल्वर में और इक्विटी एसेट क्लास के अंदर इतनी सारी तेजी का रैली आ रहा है, बट बेस मेटल उतना खास नहीं कर पा रहे हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कोशिश करी है, बट अभी आपने उनको रिवाइव करने के लिए अपना रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह, बट आज उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तेजी नहीं आना चाहिए, बट बाय सेइंग दैट मुझे लगता है कॉपर बहुत अच्छा बाय ऑन डिप्स है। आपको यहाँ से 780 और 750 के करीबन लेवल पे मिले तो ये आपको वापस एक बार के लिए 900 रुपया मिल सकता है नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ सॉरी, मिल सकता है। तो धीरे धीरे उसको बाय बनाने के लिए लगेगा, और आउट ऑफ ऑल मेटल मुझे लगता है कॉपर इज अ राइट बेट। आप दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं, और सुगंधा जी की भी जो पिक है वो भी कॉपर ही थी। 832 के टारगेट के लिए अगले हफ्ते के लिए उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी और 814 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी थी। चलिए गोल्ड सिल्वर पे अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद गुप्ता भी है हरिप्रिया ज्वेलर्स से। आनंद जी, अचानक से दाम फिर से तेज हो गए हैं, ड्यूटी घटने से पहले जो भाव थे उसी के आसपास फिर से जा चुके हैं, घरेलू बाजार में रिकॉर्ड के बेहद करीब है, इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। क्या लग रहा है, क्या इस तेजी के बाद ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है क्या? विश्वमोहन जी नमस्ते। नमस्ते और सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, जूम पे लेने के लिए। अभी क्या है कि अभी रेट का जो हिसाब है कि मतलब जो रेट ज्वेलरी के अंदर में जो रेट बढ़ जाता है उससे कम होने पर लोग को लगता है कि कम हो जाएगा तो और कम हो जाएगा तो लेंगे, लेकिन हमारे विचार से जब रेट एक बार ऊपर की तरफ चला जाए ना, तो जब कम हो तो फट से जिसको इन्वेस्टमेंट के ख्याल से लेना है उसके लिए तो एकदम बेस्ट रहेगा कि तुरंत में मतलब निर्णय लेने में टाइम नहीं लगा। इसलिए कि 1 लाख रुपया का जो चल रहा है चांदी का रेट ऊपर जाने का, 1 लाख रुपया से ऊपर, वो निश्चित रूप से 1 लाख रुपया के ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए कि अभी जो भी ज्वेलरी, अभी जो मेटल सिल्वर में जो है 1 लाख रुपया के आसपास में आ चुका है। हम अभी काफी अभी 2 दिन के अंदर में काफी बुकिंग किए हैं लोगों का। और गोल्ड में भी रेट जो है सो बढ़ने घट के जो बढ़ा है, तो ये बढ़ने के क्रम में है। तो अच्छा है कि मार्केट में जिस मेटल के अंदर में तेजी रहता है ना, उसी में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कभी भी लोग नहीं चाहता है कि ऐसा मेटल हम खरीदे जिसमें हमको पैसा लगाए हैं और रेट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी सबको पसंद आती है, लेकिन आनंद जी मेरा सवाल ये था कि त्योहारी सीजन है, उससे पहले फिर से दाम बढ़ गए हैं, तो क्या इससे कुछ डिमांड पर असर नहीं होने वाला है? नहीं, डिमांड पर तो बहुत अच्छा असर होने वाला है कि रिटेल दुकान में ग्राहक का बहुत मतलब अनसर्टेनिटी के कारण से ग्राहक में बहुत ज्यादा कमी आया है। लेकिन इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो इन्वेस्टमेंट के ख्याल से लेने वाले लोग थे, वो लोग फटाफट परचेजिंग चालू कर दिए थे, इसलिए बाजार में कुछ लग नहीं रहा था। एंड कस्टमर जो है उसके लिए तो भाई वेडिंग आएगा, उसका लेना निहायत जरूरी है, और जब फेस्टिवल रहेगा तो लेना जरूरी है। बाकी कोई जरूरत का बहुत ज्यादा चीज नहीं है, ऐसे भी विलासिता का चीज माना जाता है। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेट गिरने के टाइम में काफी लोग अच्छा बाइंग किए थे। और हमारे बिहार के जो मुजफ्फरपुर शहर में हम रहते हैं, वहां से मात्र 2 घंटे का रास्ता है नेपाल का। तो नेपाल के पास में तनिक्स करके शोरूम अपना वहां पे रक्सौल में खोला है, तो उसमें भी डिमांड जो है सो बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। इंडिया में सोना सस्ता हो गया है और नेपाल में सोना चांदी महंगा हो गया है, तो जिसके कारण से लोग वहां के लोग इंडिया में आके परचेजिंग कर रहे हैं। तो एंड कस्टमर का झुकाव जो है इंडिया की तरफ आया है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिट। तो बात है कि ये हमारे अगल बगल के जितने भी कंट्री है, मतलब छोटा एशियन कंट्री है, सब जगह सोना का रेट बढ़ा हुआ है, इंडिया में ही कम है। ओके, बिल्कुल। ड्यूटी कटौती का फायदा तो मिला ही, और उधर इंटरनेशनल मार्केट में लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। घरेलू बाजार में ड्यूटी कटौती की वजह से अभी भी वो रिकॉर्ड जो ड्यूटी से पहले के थे वो आना अभी बाकी, हालांकि बहुत दूर नहीं है, कभी भी घरेलू बाजार में फिर से नया रिकॉर्ड बन सकता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए, नॉन एग्री के बाद अब एग्री मार्केट की तरफ वापस चलते हैं। और बात की थी हमने दोराब मिस्त्री से, जो दुनिया के जाने माने हैं एडिबल ऑयल के एक्सपर्ट्स हैं। उनसे पाम से लेकर सनफ्लावर, सोया और मस्टर्ड, तमाम खाने के तेल पर उनसे मैंने राय ली। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। भारत सरकार ने जो एडिबल ऑयल की ड्यूटी को बढ़ा दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में उम्मीद थी कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन उस तरह का रिएक्शन नहीं आया। क्या उनको ये लग रहा है कि भारत क्या करेगा, उन्हें इंपोर्ट तो करना ही है, इस वजह से दाम उस तरह से नहीं गिर रहे हैं कि क्या? पहले
तो मैं अपनी भारत सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ये सही कदम उठाया। ये ज़रूरी था क्योंकि हमारे सोयाबीन के किसान काफ़ी डिस्ट्रेस में थे और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इनको एमएसपी तो मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे दोस्त पाशा पटेल जी जो कि किसान नेता है वो तो कहते हैं कि भैया एमएसपी से काम नहीं चलेगा, इनको 6000 का भाव मिलना चाहिए, नहीं कि 4,900। तो ये तो एक बहुत ही, और दूसरी बात है कि अब जब सरकार ने ये कदम उठाया और एमएसपी की एक तरह की गारंटी दे दी किसानों को, तो इससे मस्टर्ड की, सरसों की बोइंग बहुत अच्छी होगी। ओके। तो ये सरसों के किसानों के लिए भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है। ओके। तो इसलिए मैं भारत सरकार को तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये जो किया उन्होंने। अब आपका दूसरा बहुत ही अच्छा सवाल है कि नॉर्मली जब हिंदुस्तान की ड्यूटी बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार टूट जाते हैं, और ये जो ड्यूटी का जो 100% इफेक्ट, उसमें से 40-50% इफेक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है, वो थोड़े नीचे जाते हैं और हमारी मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक है और मैं खुद को सरप्राइज्ड हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि पूरा का पूरा बोझ, ड्यूटी का बोझ हमारे कंज्यूमर के कंधों पे आया है। अब इसका कारण है क्योंकि दुनिया में थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी तेजी आ रही थी। और पाम ऑयल खास करके, हमारे लिए पाम ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है, तो पाम ऑयल के बाज़ार में इंडोनेशिया में आप जानते हैं कि बायोडीजल का मैंडेट बढ़ने वाला है। 35% से 40% 1 जनवरी से हो जाएगी। तो इससे वहाँ उनके हौसले काफ़ी बढ़ गए हैं। उनको उम्मीद है कि उनकी पाम ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है। और बाज़ार में एक प्रकार की अफवाह आ गई थी कि भाई नवंबर महीने के बाद कोई पाम बेचने वाला नहीं है क्योंकि बड़ी डिमांड आने वाली है जनवरी से। तो इसलिए पाम वाले अभी भी माल पकड़ के बैठे हैं। मेरा मानना है कि ये इनकी गलती है, और आज नहीं तो कल, अगले 4-5 हफ्तों में पाम की मार्केट में भी थोड़ी रुकावट आएगी और थोड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन के महीने बहुत ज़ोरदार है। नॉर्मली हाईएस्ट प्रोडक्शन कब होता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो ये हाई प्रोडक्शन के टाइम पे स्टॉक वहाँ बढ़ने वाला है। और इंडिया में अगर आपने पूरी की पूरी बर्डन ड्यूटी की कंज्यूमर के कंधों पे डाल दी तो ये कंज्यूमर उतना मजबूत नहीं है। तो कंजम्पशन थोड़ा कम होगा। इंडिया की इंपोर्ट थोड़ी पाम की कम होगी और इसकी इफेक्ट आएगी, आज नहीं तो कल। सर, अब भाव गिरने की बात कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ तक भाव नीचे आ सकते हैं पाम के मीडियम टर्म में? बहुत कम। अभी आप देखिए, अगर भाव करीबन 10% बढ़ गए हैं, ये ड्यूटी के कारण 10-12% बढ़ गए हैं, तो उसमें 2-3% की गिरा। लेकिन आगे चलकर नेक्स्ट ईयर मेरा मानना है कि पूरी वेजिटेबल ऑयल की दुनिया में थोड़ी सी तेजी आएगी। सर, कहा जा रहा था कि सोयाबीन का बम्पर क्रॉप है इस बार यूएस में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, लेकिन भाव में उस तरह का असर नहीं दिख रहा। बात बिल्कुल सही। सोयाबीन का क्रॉप बहुत बड़ा है, लेकिन सोयाबीन और सोया तेल में बड़ा फ़र्क होता है। सोयाबीन क्रश होने चाहिए और दुनिया में सोया मील बहुत है। सोया मील बेचने का एक प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि क्रशर्स की क्रशिंग मार्जिन नेगेटिव है, इनको मार्जिन नहीं है। अब इंडिया में भी आप देखिए, सोयाबीन की फसल अच्छी होगी, सोयाबीन क्रॉप नाफेड खरीदेगी, बाज़ार में भाव अच्छे मिलेंगे किसान को, लेकिन ये देखना है कि कितने क्रशर सोयाबीन को क्रश करते हैं। इसलिए ये ड्यूटी बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर सोया ऑयल का भाव ऊपर जाता है तो क्रशर क्रश कर सकते हैं, क्योंकि मील की मार्केट अच्छी नहीं है। डीओसी जिसको कहते हैं, उसकी मार्केट दुनिया में अच्छी नहीं है, बहुत सोयाबीन है। दूसरा बात है कि सनफ्लावर का उत्पादन कम है यूक्रेन और रशिया में। करीबन 2 मिलियन या तो हो सकता है 3 मिलियन टन सन ऑयल का उत्पादन अगले साल कम होगा।
पिछले साल की। तो दाम यहाँ से बढ़ेंगे? तो सन ऑयल के दाम जरूर बढ़ेंगे और ये सन ऑयल सबको खींच के ऊपर लेके जाएगा। ओके, कौन कौन से खाने के तेल में आपको ज्यादा दिख रही है? एक तो सनफ्लावर की आपने बात कर ली, यहाँ पर तेजी ज्यादा और मस्टर्ड। और कितनी तेजी, कुछ एक बॉल पार्क परसेंटेज में बता दें। खास ज्यादा तेजी नहीं, लेकिन मस्टर्ड के भाव भी 3-4-5% बढ़ सकते हैं। जो भी प्राइस राइज होगा वो 5% के अंदर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। सर एक अब मेरा सवाल होगा, पाम के जो पॉलिसी है इंडोनेशिया की खास की, वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है। उनके पॉलिसी चेंजेस की वगैरह से मार्केट पर काफ़ी असर हुआ है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल बहुत बार वो डिसीजन लेते हैं। क्या आगे भी इस तरह की पॉलिसी रहेगी? इंडोनेशिया जहाँ है पॉलिटिकली, वहाँ हिंदुस्तान भी है और रहता है, यानी कि हम डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे फैसले आपके अपने पब्लिक के हिसाब से भी लेने पड़ते हैं, आपके डिमांड सप्लाई को भी पूरा करना पड़ता है और आपके अपने रेवेन्यू को भी देखना पड़ता है। चलिए इसी नोट के साथ इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन दोराव जी की बातों से ये समझ में आ गया कि सनफ्लावर की सप्लाई काफ़ी कम रहने वाली है, वो बाकी खाने के तेल को पुश अप कर दे सकता है, ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, चिंतन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि अगले हफ्ते उन्हें नॉन एग्री मार्केट में क्या करना चाहिए। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।